Hello everyone, this is Dr. Bayuli, Department of Philosophy, RDS College, मुजफ्फरपुर। आज जो स्वागत है आप सबों का मेरे ऑनलाइन फ़िलासफ़ी क्लासेस में। आज जिस विषय पे मैं अपना वीडियो लेके आई हूँ वो है एम्पिरिसिज्म एंड एपिस्टेमोलॉजिकल एनालिसिस। जब दर्शन में हम बात करते हैं ज्ञान की स्थिति की और ज्ञाता के संबंधों की, तो हमारे सामने पाश्चात्य दर्शन में मुख्यतः 3 सिद्धांत उपस्थित होते हैं। प्रथमतः बुद्धिवाद, दूसरा एम्पिरिसिज्म या अनुभववाद, तीसरा समीक्षावाद या क्रिटिसिज्म। मुख्यतः ये 3 सिद्धांत हमारे सामने उपस्थित होते हैं, जिस पर मैंने पहले सिद्धांत पे बुद्धिवाद पर एक विस्तृत चर्चा अपने वीडियोस में की थी। अगर आप उसे देखना चाहें तो आप मेरे YouTube चैनल डॉक्टर पयोली ऑनलाइन फ़िलासफ़ी क्लासेस पे देख सकते हैं। आज जिस विषय पे हम यहाँ चर्चा करेंगे वो है अनुभववाद के रूप में ज्ञान मीमांसा सिद्धांत की व्याख्या। सबसे पहले मैं अनुभववाद का एक परिचय आपके सामने देना चाहूँगी। जब प्रश्न होता है कि ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है, तो दार्शनिक मुख्यतः 3 खेमों में बटे नजर आते हैं पाश्चात्य दर्शन में। पहले बुद्धिवादी दार्शनिक, द्वितीय अनुभववादी दार्शनिक, तृतीय कांट का समीक्षावाद जिसे हम कह सकते हैं। बुद्धिवाद के जन्मदाता डेकार्ट रहे हैं। डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनिज ये 3 दार्शनिक हैं जिन्हें हम बुद्धिवादी दार्शनिक के रूप में जानते हैं। बुद्धिवाद ने अपने ज्ञान सिद्धांत में बुद्धि पर अत्यधिक बल देते हुए सार्वभौम एवं अनिवार्य ज्ञान की बात की थी। इसके विरोध में अनुभववादियों का यह मत था कि कोई भी ज्ञान सार्वभौम एवं अनिवार्य नहीं हो सकता। उन्होंने बुद्धि से ज़्यादा ज्ञान में जिस पक्ष पर जोर दिया वो था अनुभव, जिसके द्वारा हम नित्य नए ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और अपने अनुसंधान को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रस्तुत है अनुभववाद का एक परिचय। ज्ञान की अनुभववादी विचारधारा की उत्पत्ति बुद्धिवाद के खंडन के साथ होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। बुद्धिवादियों के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति का साधन बुद्धि ना होकर केवल और केवल अनुभव है। ज्ञान की उत्पत्ति में इनके अनुसार बुद्धि का कोई स्थान नहीं होता। बुद्धि बात के स्तरों में प्रत्ययों को मिलाकर निर्णय के निर्माण में सहायता अवश्य प्रदान करने का कार्य मात्र करती है। अनुभववाद के अनुसार हमारा कोई भी ज्ञान अनुभव निरपेक्ष नहीं होता, बल्कि अनुभवाश्रित तथा संश्लेषणात्मक निर्णय होता है। अनुभववाद के अनुसार ज्ञान का स्वरूप। अब हम यहाँ देखेंगे कि अनुभववादियों ने जब ज्ञान की बात की तो उनके अनुसार ऐसे ज्ञान का स्वरूप क्या है। अनुभववाद के अनुसार हमारा कोई भी ज्ञान अनुभव निरपेक्ष नहीं होता। सभी ज्ञान हमें अनुभव से प्राप्त होते हैं। चूँकि ज्ञान हमें अनुभव से प्राप्त होते हैं, इसलिए सभी ज्ञान अर्जित होते हैं और कोई भी ज्ञान जन्मजात नहीं होता। अनुभववादी लॉक ज्ञान के संबंध में अस्पष्टता अपने विचारों को रखते हुए कहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ हमारी बुद्धि में नहीं होती जो पहले अनुभव में हमें प्राप्त न हुई हो। उनके कहने का अर्थ है देयर इज नथिंग इन आवर इंटेलेक्ट which was not previously in our senses। अनुभववाद की विशेषता। अब हम यहाँ अनुभववाद की मुख्य विशेषताओं पर एक दृष्टिपात करेंगे। दैनिक जीवन के अनुभव को अनुभववाद बुद्धिवाद के समान अयथार्थ न मान यथार्थ ज्ञान के उदाहरण के तौर पर लेते हैं। ज्ञान का एकमात्र स्रोत इन्होंने अनुभव या इंद्रियानुभव को माना है। इनके अनुसार हमारे मन में किसी भी प्रकार का जन्मजात प्रत्यय नहीं होता, जैसा कि बुद्धिवादी दार्शनिकों ने जन्मजात प्रत्ययों के आधार पर ज्ञान की प्राप्ति की बात कही थी। इनके अनुसार हमारे मन में किसी भी प्रकार का जन्मजात प्रत्यय नहीं होता, बल्कि हम इन्हें अनुभव के द्वारा प्राप्त करते हैं। ज्ञान की प्राप्ति में मन प्रारंभ में निष्क्रिय होकर
केवल संवेदनाओं को ग्रहण करता है और तत्पश्चात सक्रिय होकर उनसे ज्ञान अर्जित करता है। अनुभववाद की पद्धति आगमनात्मक है। इन्होंने ज्ञान का आदर्श संश्लेषणात्मक ज्ञान को माना है। कहने का अर्थ है कि जहाँ एक और बुद्धिवाद ज्ञान में सार्वभौम एवं अनिवार्यता को स्वीकार करते हुए निगमनात्मक पद्धति की बात करता है या गणित संबंधी ज्ञान को अपना आदर्श मानता है, वहीं अनुभववादी ज्ञान के इस सिद्धांत का खंडन करते हुए कहते हैं कि इस प्रकार का ज्ञान कुछ एक विषयों में ही, जैसे गणित में हम प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उससे इतर जो विषय हमारे अनुभव सापेक्ष होते हैं, जैसे जब हम फिज़िक्स की बात करें, केमिस्ट्री में जो हम नए इन्वेंशंस की बात करते हैं, या किसी भी विषय में, दर्शन में ही जब हम नए थॉट्स की बात करते हैं, तो ये सारे ज्ञान हमारे अनुभव से संबंधित होते हैं। ये सारे ज्ञान प्रोबेबल्स होते हैं, जिसे हम बाद में अपने अनुसंधान के द्वारा एक निश्चित ज्ञान की श्रेणी में ला सकते हैं, परंतु प्रत्येक ज्ञान को निश्चित कहना कि अब यही एकमात्र सत्य है, इसके बाद अब इसमें कुछ भी नया नहीं होगा, एक तरह से ज्ञान की सीमा को सीमित कर देने वाली बात हो जाती है। यहाँ हम ज्ञान के केवल और केवल एक ही पक्ष की चर्चा कर रहे होते हैं। इन्हीं सब कठिनाइयों को देखते हुए अनुभववादियों ने अपने ज्ञान मीमांसा सिद्धांत में ज्ञान में नवीनता पर बल दिया, संभाव्य ज्ञान पर बल दिया कि ये ज्ञान है जिनके आधार पर इन्होंने ज्ञान को उन सीमाओं से ऊपर उठाया जहाँ जिस सीमा में बुद्धिवाद उसे बांध देता है। अनुभववाद ज्ञान को उस स्तर से ऊपर लेके जाता है और कहता है कि नहीं, अनुभव हमारे ज्ञान प्राप्ति का साधन है और संश्लेषणात्मक निर्णयों के द्वारा इस प्रकार के ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है और इन प्रत्ययों के आधार पर या इन ज्ञान के अपने अनुभवों के आधार पर हम आगमनात्मक ढंग से ज्ञान की ओर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम बुद्धिवाद तथा अनुभववाद की एक तुलना आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। बुद्धिवाद के अनुसार ज्ञान का एकमात्र स्रोत बुद्धि है, जबकि अनुभववाद के अनुसार ज्ञान का स्रोत अनुभव है। बुद्धिवाद के अनुसार यथार्थ ज्ञान का दैनिक जीवन के साधारण ज्ञान से भेद करना आवश्यक है, जबकि अनुभववाद ऐसा नहीं मानता। उनके अनुसार साधारण वस्तुओं का दैनिक अनुभवजन्य ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। बुद्धिवाद जहाँ ज्ञान की पद्धति को निगमनात्मक मानता है, वहीं अनुभववाद के अनुसार ज्ञान की पद्धति आगमनात्मक है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। बुद्धिवाद के अनुसार ज्ञान में मन प्रारंभ से ही पूर्णतया क्रियाशील रहता है, चूँकि ज्ञान पूर्णता उसकी ही उपज है, परंतु इससे इतर अनुभववाद के अनुसार ज्ञान प्राप्ति में अधिकांश स्तर पर मन निष्क्रिय रहता है। बुद्धिवाद के अनुसार आदर्श ज्ञान गणित विज्ञान में निहित है। इन्होंने गणित को अपने ज्ञान का आदर्श माना और बताया कि ज्ञान केवल और केवल सार्वभौम एवं अनिवार्य होते हैं, जबकि अनुभववादियों के अनुसार ज्ञान का आदर्श भौतिक विज्ञान में निहित ज्ञान है, जहां हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, खोज करते हैं, नए ज्ञान की बातें करते हैं। अर्थात जहां एक और बुद्धिवाद निश्चितता पर बल देता है, वहां इन्होंने अनुभववाद ज्ञान की संभावना या प्रोबेबिलिटी पर जोर देता है। बुद्धिवाद के अनुसार ज्ञान को आवश्यक रूप से सार्वभौम तथा अनिवार्य होना चाहिए, परंतु अनुभववाद के अनुसार ज्ञान को नवीन होना चाहिए। आगे मैं अपने दूसरे वीडियोस में आपको अनुभववादी दार्शनिकों का एक संक्षिप्त परिचय देते हुए अनुभववाद की और भी मुख्य विशेषताओं की एक चर्चा आपके समक्ष करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।